मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। पाठ रहने देते हैं, टाइम हो गया बहुत। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और यहाँ मध्य लोक के वर्णन के अंतर्गत जम्बू द्वीप का वर्णन हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत, 7 क्षेत्र, 6 सरोवर और 14 महानदियां, ये मुख्य रचनाएं हैं। और उनके बीचों बीच कल मैंने किनको कहा था 14 नदियों के नाम सुनने के लिए? रजनी जी बोली, सुनाइए। म्यूट हो गया फिर से। महापर्वत हिमवन, हिमवन, महाहिमवन, हिमवन, महाहिमवन, 22 से आउट हो गए वो। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, निषद, नील, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। शिखरी आप अचानक से। हाँ, दूसरा फिर है ना 7 क्षेत्र हो गए, 7 क्षेत्र हो गए। भरत, हैरनवत, भरत, हैरावत, भरत, हेमवत, भरत, हेमवत, हेमवत, हरि, हरि, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, रम्यक, हैरानवत और ऐरावत। बड़े। और फिर 6 सरोवर में पद्म, महापद्म, तेगिंच, केशरी, महापुंडी, बड़े। और उसके बाद है 14 नदियां निकलती है। उनमें सबसे पहली हो गई गंगा, सिंधु, गंगा, सिंधु, रोहित, हेमवत नहीं, हरिकांता, रोहित, हाँ, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताक्षा, हरिकांता, सीता, सीतोदा, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा। बड़ी। और बहुत बढ़िया। तो ये मुख्य रचनाएं जम्बूद्वीप के अंतर्गत हैं। और इन सब में भी मुख्य क्या है कि बीचों बीच जो 3 लोक का नाभि के समान है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच, मध्य लोक के बीचों बीच, 3 लोक के बीचों बीच ऐसा सुमेरु नाम का पर्वत है। सुमेरु पर्वत के भी बहुत सारे नाम शास्त्रों में मिलते हैं। सुमेरु प्रसिद्ध है, लेकिन और दूसरा नाम भी एक प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा नाम सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु सुना है? सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, ऐसा पंचमेरु भुजंग में आता है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे नाम यहाँ शास्त्र में मिलते हैं। देखिए सुमेरु, महामेरु, सुदर्शन, मंदर, शैलराज, सुरालय,
बसंत, प्रियदर्शन, दिशामदी, लोकनाभि, मनोरम, लोकमध्य, दिशामंत्य, दिशामुत्तर, सूर्याचरण, सूर्यावर्त, स्वयं प्रभ, सूर्यगिरी, स्वर्ण मध्य, वज्रमूल। नाम ऐसे नहीं है, वज्रमूल, उसका मूल जड़ है वो कौन सी है, वज्र की है, बताई थी। तो वज्रमूल, सवैडूर्य चुलिक, चूलिका है वो नील रत्न मणि, वो वैडूर्य मणि की कही जाती है, सवैडूर्य चुलिक, मणिचित्त, विचित्र आश्चर्य कीर्ण, विचित्र आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है ऐसा इतना महामेरु। ये हो गया स्वर्ण मध्य सुरालय। प्रियदर्शन, रत्नोच्चय इत्यादि बहुत सारे नाम ये शास्त्रों में इसके मिलते हैं, लेकिन वो सारे नाम समझ लो प्रसिद्ध नहीं है। फेमस में सुमेरु या सुदर्शन मेरु, ये दो नाम ही प्रसिद्ध हैं। ये सुमेरु पर्वत की रचना, इसका स्वरूप हम देख रहे थे। सुमेरु पर्वत पर 4 वन है, वो मेरे ख्याल से सबको याद हो गए होंगे। किसको याद नहीं 4 वनों के नाम, आपसे पूछ लूं? हाँ, चाहत जी, नाम क्या है आपका? हाँ, नंदन वन, 500 हम्म, योजन पर नंदन वन, 62,500 ऊपर जाने पर सोमनाथ वन, 36,000 ऊपर जाने पर पांडुप वन। बढ़िया। ये 4 वन है, ऊंचाई भी आपने बता दी। इस तरह से ये 4 वन यहाँ पर हैं। इन वनों की क्या विशेषता है? वन है तो वन है, उसमें क्या बात है? वनों की से क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है वनों से? होने दो वन है तो। बोलिए सरिता जी। चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय। हाँ, अकृत्रिम जिनालय के कारण ये वनों को याद कर रहे हैं। अदरवाइज और भी रचनाएं, सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र के समझ लीजिए फार्म हाउस है, उनके महल भवन, और ये जो उनके कुबेर हैं, सोम यम वरुण, इनके जो लोकपाल हैं कुबेर, चारों लोकपाल, उनके फार्म हाउस है, सौधर्मेंद्र के फार्म हाउस है, घूमने फिरने आते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी शास्त्रों में, वो नंदन वन में गए क्रीड़ा करने। कौन सा नंदन वन? ये नंदन वन। तो सब पूरी रचना है, मैं वो आपको वीडियो भेजूंगी जब कभी भी छुट्टियां होंगी ना ऐसा, तो वो देखिएगा आप लोग वीडियो, तो उसमें पूरा अच्छे से कैसे कैसे उनके भवन है, किन किन के भवन है वहां पर, वो पूरा उसमें बताया उन्होंने वीडियो में। तो ऊपर वहां अकृत्रिम जिनालय, इस प्रकार जो सुदर्शन मेरु सुमेरु पर्वत है, तो 16 अकृत्रिम जिनालय एक मेरु में है। तो अभी अभी हम सुमेरु पर्वत पर ही हैं, अभी हम उसके पांडुप वन में ही हैं। लेकिन हमने सुमेरु की रचना और देखी थी कि पहले तो इसके कलर देखे थे हमने, कि ये किसका कलर, मतलब कलर हम बोलते हैं वास्तव में किसका बना हुआ है, सोने का, चांदी का, हीरे का, माणिक का, मोती का, किसका बना हुआ है वो बताना है। बोलिए पुष्पा जी। जय जिनेन्द्र। सोमनाथ पर्वत, सुमेरु पर्वत की नींव वज्र की है, वो 10,000 योजन की है, और 10,000 योजन की, 1,000 योजन की। हाँ, और भूमि से लेकर सोमनाथ वन 61,000 योजन का है, रत्न मणिमय है। नहीं, सोमनाथ वन 61,000 योजन पे नहीं है। 61,000 योजन पे रत्न मणिमय है। हाँ, भूमि से लेके 61,000 योजन तक। अब वो तो सोमनाथ वन से पहले ही आ जाएगा 61,000 योजन। सोमनाथ वन तो कितने भूमि से कितना ऊपर है सोमनाथ वन? 63,000 योजन। 63,000, तो उससे 2,000 योजन नीचे ही आ जाएगा ना 61,000। और भूमि से 38,000 61,000 योजन तक तो विविध रत्न मणिमय है। के ऊपर जाके 38,000 योजन का स्वर्णमय है वो। हाँ। और 40 योजन की जो चूलिका है वो नीलमणि में है। बढ़िया, ठीक है। तो भूमि से लेके 61,000 योजन तक विविध मणिमय रत्नमय है, और उसके बाद
उससे ऊपर 38,000 योजन तक स्वर्णमय है, और चूलिका नीलमणिमय है, और जो नींव है वो वज्र की है। इस तरह से ये सुमेरु पर्वत किसका बना हुआ है? अब ये जो सुमेरु पर्वत है, क्या ये सीधा सपाट है, गोलाकार है तो भी गोलाकार ऊपर से नीचे तक एक सा है, या उसमें कुछ कमी वृद्धि हो रही है? बोलिए रूपम जी। दीदी नीचे कैसे बताऊं, ऊपर मतलब भद्रसाल वन जो है वो 11,000 पे सीधा है, और उसके बाद में भद्रसाल वन कहाँ पर है? सबसे नीचे, तो फिर सबसे भद्रसाल वन तो पहला, जमीन पे ही है। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद में नंदन वन के लिए 11,000 ऊपर जाएंगे, और फिर नंदनवन के लिए 11,000। नंदनवन कितनी हाइट पर है? वो 500, सॉरी 500, हाँ। सॉरी 500, 500 पे नंदन वन है, वो सीधा है, हम्म, ऐसे ही सीधा। उसके हम्म, बाद में 51 और 550, 500 सॉरी 51, 500 तिरछा है, उसके बाद देखिए। 11,000 फिर सीधा है। हाँ, मैं ठीक समझा है, नहीं वो थोड़ा सा पाई। बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा सा बोलने में आप चूक रहे हैं। चलिए, और कौन बता रहे हैं? बोलिए रेणु जी। पहले भद्रसाल वन से जब नंदनवन जाएंगे सीधा है 500 योजन, फिर वहां से 11,000 योजन सीधा से जाके मतलब नंदनवन से। नंदनवन से, नंदनवन से 11,000 योजन सीधा जाके फिर 51,000 वो 500 योजन तिरछा है, और फिर वहां से आएगा सोमनस वन, सोमनस वन से फिर 11,000 योजन फिर सीधा है, और फिर 26,000 योजन, नहीं 26 ही रहेगा ना, 25,000, 25, 25। हाँ 25,000 योजन जब पांडुकुंज के लिए जाएंगे, तो 11,000 योजन जब सोमनस वन से ऊपर जाएंगे, उसके बाद 11,000 योजन के बाद 25,000 योजन तिरछा जाएंगे, तब पांडुक वन आएगा। और पांडुक वन का जो एरिया है, जो भूमि है, वो है 1,000 योजन की वहां बचेगी। और बढ़िया। पांडुक वन में 4 ठीक ठीक ठीक, बस बढ़िया। यानी जो सुमेरु पर्वत है नीचे से ऊपर तक एक सा नहीं है, क्योंकि भूमि पर इसका विस्तार 10,000 योजन है, और पांडुप वन पे पहुंचते हैं तो विस्तार बचता है 1,000 योजन। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी हुई है, घटता गया है, मतलब कुछ तिरछा हुआ है। तो नीचे से ऊपर तक एक सा तिरछा नहीं हुआ है। ठीक है, कल जिनको ये कम समझ आया हो उनके लिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले भूमि पर भद्रसाल वन है। भूमि पर भद्रसाल वन है। भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर चले, 500 योजन ऊपर चले तो नंदन वन है, ये तो सीधा है। फिर नंदन वन से 11,000 योजन सीधा गए, और उसके बाद में फिर 51,500 योजन तिरछा गए, तो ये आ गया सोमनस वन। ठीक है, ये नंदन वन, ये भद्रसाल वन। अब फिर यहाँ ये कटनी हो गई सोमनस वन की। फिर 11,000 योजन सीधा गए सोमनस वन से, और 11,000 योजन सीधा चलने के बाद में फिर 25,000 योजन तिरछा गए। तो ये इस तरह से पांडुक वन यहाँ पर आ गया, और ये फिर है इसकी चूलिका। इस तरह का कुछ चित्र बनेगा। और वो कितना कितना घटता है, कितने प्रदेश पर, कितने योजन पर कितने प्रदेश घटते हैं, वो सारा हिसाब किताब दिया है। जिनको विस्तार से जानना हो, तिलोय पन्नति, तिलोक सार, ये मेन ग्रंथ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोक विभाग आदि, जम्बूदीप पन्नति, बहुत ग्रंथ हैं, तो उनका गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। और जो तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं, राजवार्तिक में बहुत डिटेल से दिया है, श्लोक वार्तिक में खूब डिटेल से दिया है, सरवार सिद्धि में इतना डिटेल नहीं है इसका, तो वहां गहराई से उसको देख सकते हो। ये यहाँ तक की बात अपनी हुई। अब हम थे पांडुक वन पर। ठीक है,
पांडुक वन पे जो भूमि का चौड़ाई है, विस्तार है, वो है 1000 योजन। यानी पांडुक वन, ये तो चित्र हम ऐसा बना रहे हैं, ये पर्वत है पूरा गोलाकार में, चित्र में हमको ऐसा दिख रहा है इस तरह का। तो पांडुक वन पे पहुंचेंगे तो गोला मिलेगा अपने को, गोल, ठीक है, गोल मिलेगा। लेकिन उस गोल का जब गोल होता है तो गोल का होता है डायमीटर, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी। तो ये जो पांडुक वन है ये एक्चुअल में ऐसा है, और ये इसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी है 1000 योजन, ठीक है। और इसके बीच में ही, इस 1000 योजन के बीच में ही 12 योजन फैली हुई चूलिका का बेस है। चूलिका वहां से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से ये जो वन है ये इस तरह से बचता है, 494 इधर, 494 इधर, 494 इधर, 494 इधर। तो ऐसे देखेंगे तो इस तरह से ये 1000 योजन है, और ऐसे देखेंगे तो इधर 1000 योजन है, ठीक है। वो कोई बात नहीं है, अब तो वो कल रेणु जी समझ में आ गया था ना आपको। तो ये पांडुक वन है, और ये पांडुक वन में यहाँ बीच में ये चूलिका है। अभी पांडुक वन की चारों दिशाओं में क्या है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। यहाँ पर तो है अकृत्रिम जिनालय, और जो विदिशाएं हैं ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। ईशान दिशाओं में शिलाएं हैं। कौन सी शिलाएं हैं कि तीर्थंकरों के जन्माभिषेक की शिलाएं चार विदिशाओं में हैं, ठीक है। चारों कहीं दिशाएं लिखा हो तो समझ लेना मिसप्रिंट है, या ऐसा लिखा हुआ है जरूरी में, क्योंकि दिशाओं में तो अकृत्रिम जिनालय हैं, और ये जो शिलाएं हैं ये विदिशाओं में हैं। विदिशाएं समझते हैं, कॉर्नर वाली जो है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन विदिशाओं में ये शिलाएं हैं। तो कल हमने देखा था कि ईशान दिशा में पांडुक शिला है, आग्नेय दिशा में पांडुकंबला, पेज नंबर अपना था 160 पेज पे, तत्वार्थ मणि प्रदीप में 160 पेज पे था। पांडुक शिला है, पांडुकंबला, फिर रक्तशिला और रक्तकंबला, इस तरह से 4 शिलाएं हैं। और 4 क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इन 4 पे होता है, सबके अपने अपने फिक्स है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, फिर पश्चिम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुकंबला शिला पर, फिर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्तशिला पर, और पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्तकंबला शिला पर होता है। ये तो इतनी बात अपन ने कल देख ली थी। अब ये शिलाएं कैसी हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है, और कितनी शिलाएं हैं, किसकी बनी हुई हैं, वो थोड़ा शिलाओं के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको त्रिलोक सार से ही पढ़ के बताती हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये लोकसार ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। अपन ने उस दिन गंगा नदी का वर्णन भी इसके आधार पे देखा था। अभी देखिए, मेरु के शिखर पर स्थित, इनकी गाथा नंबर 633 है। मेरु के शिखर पर स्थित शिलाओं के नाम और स्थानों का वर्णन करते हैं। ईशान दिशा से प्रारंभ कर चारों विदिशाओं में क्रमशः स्वर्ण, चांदी, तांबा, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, क्रमशः स्वर्ण, चांदी, तपाए हुए स्वर्ण और रक्त वर्ण के सदृश, चारों के वर्ण बता रहे हैं। यानी पांडुक शिला है स्वर्ण की, पांडुकंबला है चांदी की, रक्त शिला है तपाए हुए स्वर्ण की, और रक्त कंबला वो रक्त रुधिर वर्ण के सदृश। ये 4 शिलाएं यहाँ पर हैं। फिर आगे वे शिलाएं क्रमशः, ये लिख लीजिएगा आप, इन चारों के ये किसकी बनी हुई है, तो पांडुक शिला स्वर्ण की, पांडुकंबला चांदी की, फिर रक्त शिला तपाए हुए स्वर्ण। तो तपाया हुआ सोना भी रेडिश होता है, इसलिए उसका नाम भी रक्त ऐसा दिया।
और फिर रक्त कमला, वो भी रेड कलर की रुधिर के वर्ण के सदृश है। वे शिलाएं किनसे संबंधित हैं वो यहाँ बता रहे हैं। वे शिलाएं क्रमशः भरत क्षेत्र, पश्चिम विदेश क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और पूर्व विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों से संबंधित है। ठीक है, ये बात हो गई। उनकी लंबाई क्रम से पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण तक है। उन शिलाओं की भूमि अस्थिर और मुख स्थिर है। देखिए, ये अब उनकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। अपन नीचे से नोट से पढ़ लेते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। अगली गाथा में और दिया है, अगली गाथा पढ़ते हैं। वे सब शिलाएं अर्धचंद्राकार सदृश हैं और उनकी लंबाई 100 योजन और बीच की चौड़ाई, शिलाएं कैसी हैं? अर्धचंद्राकार हैं। अभी ड्रॉ करेंगे अपन कि कैसी हैं अर्धचंद्राकार, समझते हैं, जैसा होता है डी शेप की। उनकी लंबाई है 100 योजन और चौड़ाई है 50 योजन और मोटाई है 8 योजन। ठीक है, लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन और मोटाई 8 योजन। तो ये जो शिलाएं हैं अर्धचंद्राकार हैं, इस तरह से ये अर्धचंद्राकार हुई। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ये है 100 योजन और जो चौड़ाई है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ये है 100 योजन। ये तो है लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये इधर, ये क्योंकि ये तो अपने को इसमें दिख रहा है ना, मतलब 1 डायमेंशनल में। आप वैसे देखेंगे तो शिला होगी ऐसे कागज की जैसी तो होगी नहीं, शिला होगी तो ये लंबाई होगी और कुछ उसकी चौड़ाई फैलाव भी होगा ना। तो ये जो इसका फैलाव है ये है 50 योजन और ये है मोटाई, थिकनेस, ये मोटाई, ये है 8 योजन। समझ में आ रही है? आप शिला तो देखी होंगी पत्थरों की, कहीं भी जाते हैं तो शिला सोना तो पत्थर समझ लीजिए। तो ऐसे लंबा है, ऐसे चौड़ा उसकी मोटाई, और मोटाई नहीं चौड़ाई, और कितना मोटा है, तो मोटाई है 8 योजन, लंबाई है 100 योजन, चौड़ाई है 50 योजन। ठीक है, और कैसी है? नीचे से देखेंगे तो अर्धचंद्राकार है, लेकिन ऊपर से पूरी, जैसे नींबू को हाफ करते हैं अपन, नींबू को हाफ करते हैं तो ऊपर जो नींबू जहां से रस आता है वो सरफेस कैसा है? पूरा गोलाकार है, और नीचे उसको ऐसा पकड़ के देखेंगे तो कैसा दिखेगा अपने को? अर्धचंद्राकार। नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी नींबू लाके क्लास के बाद, नींबू तो होंगे घर में, उसको हाफ करके देख लीजिएगा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से वो पूरा सरफेस गोल है, तो ये 50 योजन का ऊपर से पूरा ऐसा गोल है ऐसा, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी 50 योजन है, ऊपर से जो उसकी चौड़ाई है। ये नहीं, ये तो 100 योजन है और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो 50 योजन है, और जो नीचे मोटाई है वो चित्र में नहीं बनता है अपने से 3D टाइप से, लेकिन समझ लीजिए आप नींबू के उदाहरण से। और जो उसकी मोटाई है वो 8 योजन है। तो यहाँ पर ये सरफेस है उस शिला पर, इस तरह की। अब ये जो शिला है चारों दिशाओं में चार शिलाएं इसी तरह की है, और वो किस दिशा में कैसा मुख करके रखी है वो भी सारा वर्णन दिया है, लेकिन अभी अपने को उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पूर्व है, दक्षिण है, ऐसा करके ये समझ लीजिए। अब इस शिला पे क्या है? इस पे 3 आसन यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए आगे गाथा पढ़ लेते हैं अपन। उन शिलाओं के ऊपर, दिख रहा है ये पहली लाइन, उन शिलाओं के ऊपर तीर्थंकर, सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र संबंधी 3 सिंहासन है। ये शिला है और ये जो शिला का ऊपर सरफेस है, तो वहां पर 3 सिंहासन रखे हैं, एक तीर्थंकर के लिए, एक सौधर्मेंद्र के लिए और एक ईशान इंद्र के लिए। जन्माभिषेक सबने लगभग देखा ही होगा, प्रत्यक्ष में देखा होगा, अदरवाइज टीवी पे आजकल सारे आते रहते हैं चैनल्स पे, कुछ ना कुछ देखा ही होगा। तो बीच में भगवान को विराजमान करते हैं, दोनों साइड से 2 इंद्र अभिषेक करते हैं। तो वो वहां पर पांडव जो
पांडुक वन में ये शिला है, उस शिला के ऊपर 3 सिंहासन रखे हैं, बीच वाले पर तीर्थंकर को विराजमान करते हैं और दोनों साइड दोनों इंद्र खड़े होते हैं। देखो सिंहासन कैसे हैं कि उन सिंहासनों में बीच वाला सिंहासन जिनेंद्र देव संबंधी है, और दक्षिणगत सौधर्म इंद्र का और उत्तरगत ईशान इंद्र का भद्रासन है। तीनों आसन गोलाकार हैं। जिनेंद्र देव संबंधी जो है उसको बोलते हैं सिंहासन, और जो इंद्रों का है उसको बोलते हैं भद्रासन। मतलब वही है कि आसन की चीज है, लेकिन उसको शब्द बदले हैं यहाँ पर कि सिंहासन। देखो सिंहासन भी वास्तव में किसे कहते हैं, अब वो मालूम है सिंहासन क्यों कहते हैं? कि वो उसके वो पाए या उसके हत्थे होंगे ना वहाँ, तो उसमें शेर का मुंह बना होगा, देखा होगा। जो कोई मान लो महाराजा महाराजाओं के कुछ हो ऐसा कोई, तो उसमें वो उनके उसमें शेर का वो बना रहता है, जैसे सिंह आसन शेर का बना हुआ है ऐसा करके। तो जो सिंहासन है वो तीर्थंकरों के लिए है, और जो इंद्रों के लिए है उसको बोलते हैं भद्रासन, क्योंकि वो इंद्र तो उस पे खड़े होके करेंगे, बैठ बैठ के तो अभिषेक किया नहीं जाएगा, और तीर्थंकर को वहां पर विराजमान करते हैं। और ये तीनों आसन कैसे हैं? गोलाकार हैं। अब उन आसनों का क्या साइज है वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए अगली गाथा है। मैं आपको विशेषार्थ पढ़ के बता देती हूँ, वो थोड़े शब्दों में उलझेंगे नहीं तो अपन। प्रत्येक शिला स्थित तीनों आसनों की ऊंचाई 500 धनुष, नीचे की चौड़ाई 500 धनुष और ऊपर की चौड़ाई 50 धनुष प्रमाण है। प्रत्येक आसन गोलाकार है कह दिया, तो ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष। ये ध्यान रखना योजन नहीं है अब यहाँ पे। 500 धनुष, एक धनुष कितना होता है? एक धनुष कितना होता है? 4 हाथ का एक धनुष, ठीक है। तो 500 धनुष इनकी ऊंचाई है, और नीचे की जो चौड़ाई है वो भी 500 धनुष है, और ऊपर की चौड़ाई 250 धनुष है। तो कुछ समझ में आ रहा है कैसा होगा? देखो 500 धनुष ऊंचा है, नीचे से 500 धनुष चौड़ा है, और ऊपर से 250 धनुष चौड़ा है। इसका मतलब, और गोलाकार है, तो ऊपर से नीचे तक एक सा नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नीचे 500 धनुष चौड़ा है, ऊपर 250 धनुष चौड़ा है, तो थोड़ा कटता हुआ गया है, तिरछा होता हुआ गया है। ये उससे अपने को समझ में आ रहा है। यहाँ पर चित्र दिया है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। देखिए ये पीडीएफ थोड़ी पुराना एडिशन होगा तो ये ब्लर है, नए मेरे पास जो है उसमें अच्छा क्लियर दिख रहा है। मैं आपको अभी मेरी बुक की भी दिखा दूंगी। ये पांडुक वन है, ये बीच में चूलिका दिखाई गई है, ये चारों दिशाओं में। ये तो ये नहीं, ये चूलिका ही है। पांडुक वन ये पूरा है, ये बीच में चूलिका है। ये यहाँ जिनालय है, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर में अकृत्रिम जिनालय है। ये ईशान दिशा में ये पांडुक शिला है, और ये पांडुक शिला 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, 8 योजन मोटी। अब ये 3 आसन यहाँ पर दिखाए हैं। बीच वाला सिंहासन है, दोनों साइड भद्रासन है, 50 योजन ऊंचे हैं, नीचे से 50 योजन चौड़े हैं, और ऊपर पहुंचकर 250 योजन चौड़े हो गए हैं। तो इसमें भी कटनी वाली शेप दिखाई है। यद्यपि कटनी के लिए यहाँ तो नहीं लिखा है गाथा में, लेकिन वो उन्होंने चित्र बनाया है तो कुछ ना कुछ उसमें दिया होगा। इस तरह से ये आसनों का यहाँ पर। मैम ईशान इंद्र का सिंहासन किस साइड है? एक मिनट। सौधर्म इंद्र का उत्तर दिशा में, ईशान इंद्र का नहीं, सौधर्म इंद्र का दक्षिण दिशा में और ईशान इंद्र का उत्तर दिशा में, ऐसा है वो। ये भी दिशा वाइज चेंज होंगे, वो उसकी भी गाथा दी थी, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अपन मतलब इतनी डिटेल अपन लोग सार नहीं पढ़ रहे हैं।
ना, इसलिए। क्योंकि जो मतलब इस दिशा में जो होगा वो मतलब अंडरस्टूड है कि इस दिशा में जो होगा तो वो किधर होंगे, उसके आगे दिशा बदलेगी ना, तो उनका उनकी भी दिशा चेंज होगी, इसलिए तो सबके एक सा नहीं रहेगा यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर प्रत्येक शिला में जो बीच वाला है वो तीर्थंकर संबंधी है। दक्षिण दिशा में सौधर्म इंद्र का है, उत्तर दिशा में ईशान इंद्र का है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो क्योंकि पांडुक शिला है ना, ये जो अपने यहाँ बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जन्माभिषेक में, तो इसी तरह की पांडुक शिला बनाते हैं, वो कटनी वाली। ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? कहीं कहीं जहाँ पंचलानक होके चुकते हैं तो पांडुक शिला वहां रहती है, तो वो इसी तरह की, क्योंकि उसकी यहाँ दी है नीचे से 500 योजन चौड़ी है, फिर कम हुई है, फिर कम हुई है, ऊपर 250 योजन की ही बची है। तो वो कटनी, 3 कटनियां अब तीर्थंकरों को विराजमान करें। समौर क्षण में भी तीर्थंकर भगवान परमात्मा कहाँ विराजमान होते हैं, तो वो 3 कटनियों के ऊपर कमल होता है, फिर कमल से 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं। तो वो यहाँ पर भी, क्योंकि अभी अभी भले ही भाव से तीर्थंकर नहीं है, अभी बालक ही है, लेकिन द्रव्य रूप से तीर्थंकर हैं, द्रव्य निक्षेप से अभी भी तीर्थंकर ही कहे जा रहे हैं ना। अभी बाल तीर्थंकर कैसे कह रहे हैं हम, कि भविष्य में होने वाले कुछ समय बाद ही, तो द्रव्य निक्षेप से वो तीर्थंकर हैं, तो उनको इसी तरह से वो कटनी वाली उस पे ही विराजमान किया जाता है, तो वो शाश्वत रूप से ऐसी वहां पर बनी हुई है। इस तरह से देखिए, आपको अगर इसमें दिखता हो तो ये वैसे उसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दिख रहा है? उसमें ही ज्यादा समझ में आया होगा ना, पीडीएफ में ही, इसी में ज्यादा समझ में आता है। इस तरह से ये पांडुक शिला आदि शिलाओं की यहाँ पर अपन ने देखी है रचना। अब जो चूलिका है, चूलिका की लंबाई चौड़ाई अपन ने देख ही ली है। क्या क्या है चूलिका की लंबाई चौड़ाई? लंबाई चौड़ाई मतलब नीचे से कितनी है, ऊपर से कितनी है, बोलिए अलका जी। चूलिका की ऊंचाई है 40 योजन, उसमें उसका विस्तार है 12 योजन, मध्य में 8 योजन और ऊपर 4 योजन शिखर पे। हाँ, भूमि पर विस्तार 12 योजन है, मध्य में 8 योजन और ऊपर पहुंचकर 4 योजन। 4। इस तरह से ये पांडुक वन में जो विशेष रचनाएं थी, और वनों में तो सामान्य है, अकृत्रिम जिनालय है, लेकिन पांडुक वन में यहाँ विशेष रचनाएं जो शिलाओं की थी। और शिलाएं कितनी लंबी चौड़ी हैं? शिला 100 योजन लंबी है, 50 योजन चौड़ी है, 8 योजन मोटी है, 3 उस पर आसन है जो 500 धनुष की ऊंचाई और चौड़ाई वाले हैं। इस तरह से ये थोड़ा बहुत समझ लीजिए। संक्षेप में हमने सुमेरु पर्वत का वर्णन संक्षेप में देखा है, विस्तार से देखना हो तो मैंने आप लोगों को जगह बता दी है, वहां ग्रंथों में विस्तार से देख सकते हैं। अब आगे ये मेरु पर्वत से जुड़े हुए ही क्या है, गजदंत पर्वत है। मेरु को हाथी की उपमा दी जाती है, सुमेरु पर्वत को हाथी की उपमा दी जाती है। तो जैसे अगर सुमेरु पर्वत हाथी है तो उस हाथी के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम गजदंत रखा गया है। हाथी दांत, इनका आकार भी वैसा ही है जैसे हाथी दांत का आकार होता है, आगे से चौड़ा फिर थोड़ा सकड़ा होता हुआ। और सुमेरु पर्वत को उपमा हाथी की दी जाती है, इसलिए उसके दांत के समान ये गजदंत पर्वत कहे जाते हैं। तो सुमेरु पर्वत जो है उसकी विदिशाओं में इसमें कुछ बचा तो नहीं अपना? अब ये मेरु पर्वत की जो विदिशाएं हैं उसमें हाथी दांत के आकार वाले ये 4 पर्वत हैं। देखिए, ये जम्बूद्वीप है,
ये सुमेरु पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, तो इससे ऐसे जुड़े हुए ये तो ये तो है दिशाएं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और ये जो पर्वत निकले हैं, ये कहाँ से निकले हैं? ये विदिशाओं से। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 4 दिशाओं में, विदिशाओं में ये 4 गजदंत पर्वत यहाँ पर है। देखिए, ये कौन सा पर्वत है? ये है नील पर्वत। और ये इधर है निषद पर्वत। रचना ख्याल में है जम्बूद्वीप की? ये अपन ने पूरे जम्बूद्वीप में अभी यही बनाया है कि अपने को ये समझना है, इसलिए हिमवन, महाहिमवन और निषद। निषद पर्वत के बाद में आता है विदेह क्षेत्र, ठीक है। और विदेह क्षेत्र के बाद में फिर से पर्वत है, नील पर्वत है। तो निषद और नील पर्वतों के बीच वाला एरिया है वो विदेह क्षेत्र अपन ने सामान्य रूप से क्षेत्रों के विभाजन में देखा है। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया विदेह क्षेत्र नहीं है, जिसको हमने 7 क्षेत्रों में विभाजन में विदेह क्षेत्र कह दिया है, पर ये पूरा का पूरा एरिया विदेह क्षेत्र नहीं है। तो ये विदेह क्षेत्र में, ये इस एरिया में क्या क्या है कि बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए गजदंत पर्वत है, और फिर ये यहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जिसको वेदी, जैसे यहाँ पे भी हमने जम्बूद्वीप की वेदी कहा था, तो जो भी बाउंड्री वॉल है कृत्रिम रचनाओं में, उनको वेदी शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ वेदी बनी हुई है। और अब ये क्या है कि ये नील पर्वत पर कौन सा सरोवर है, और निषद पर्वत पे कौन सा सरोवर है? निषद पर्वत पे कौन सा है और नील पर्वत पे कौन सा है सरोवर? बोलिए। तिगिंच और केसरी। हाँ, निषद पर्वत पे तिगिच्छ सरोवर, और नील पर्वत पर केसरी सरोवर। तो इनसे नदियां कौन सी निकल रही हैं? नदियां निकलेंगी कि नहीं सरोवरों से? कौन सी नदियां निकल रही हैं? बोलिए रेखा जी। सितोदा, सितोदा, सीता और सितोदा, एरावत हाँ की तरफ से। हाँ, नील पर्वत से सीता नदी, और हाँ यानी केसरी केसरी सरोवर से सीता नदी, और तिगिच्छ सरोवर से सीतोदा नदी। यहाँ यहाँ से ये सीता नदी और ये सीतोदा नदी, ये नदियां निकल रही हैं। और ये नदियां इस एरिया में यहाँ बहती हुई सुमेरु की अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई और फिर लवण समुद्र में जाके मिल रही है। जैसे हमने और नदियां देखी थी, हरित हरिकांता, रोहित रोहितास्या, वो इसी तरह से निकल रही थी पर्वत से गिर के, और फिर वो नाभिगिरी पर्वत की अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई पूर्व में और पश्चिम में, वैसे ये नदियां निकल रही हैं। तो इस तरह से ये यहाँ जो एरिया है वो आपको काफी कंजेस्टेड सा लग रहा है कि क्या क्या है यहाँ पर। एक तो ये सुमेरु पर्वत है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन। तो ये सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के साथ में गजदंत पर्वत है, और यहाँ नदियां हैं। और ये जो एरिया बचा, ये जो डी जैसा एरिया दिख रहा है आप लोगों को, अर्धचंद्र जैसा, ये एरिया है उत्तम भोग भूमि का, जिसे उत्तर कुरु और देव कुरु कहते हैं। ये जो इस तरह का एरिया अब अपने को अर्धचंद्राकार सा दिख रहा है, ये उत्तर कुरु, यहाँ लिखती हूँ, उत्तर कुरु, और ये इधर वाला है देव कुरु। ये है उत्तम भोग भूमि। ये सब अपन समझेंगे बाद में क्या क्या है, धीरे धीरे।
ये जो पूरा एरिया है डी जैसा, और ये पूरा एरिया, ये उत्तर कुरु और देवकुरु भोग भूमि का एरिया है। और यहाँ ये गजदंत पर्वत निकले हुए हैं। अभी केवल अपन इतना ही समय है, अपन केवल गजदंत पर्वत देख लेते हैं। अभी भद्रशाल वन का वर्णन भी इसमें थोड़ा अपना रह गया है, वो भी देखना है, वो फिर देख लेंगे। अभी ये गजदंत पर्वत है, तो ये सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं, और इनके नाम है माल्यवान, सौमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन। तो ईशान दिशा, ईशान से चालू करते हैं। ये है माल्यवान, फिर आग्नेय दिशा वाला है गंधमादन, नहीं रुकिए एक मिनट, ईशान दिशा में माल्यवान, आग्नेय दिशा में सौमनस, आग्नेय दिशा में सौमनस। अब देखिए वन का नाम भी सौमनस है और इस गजदंत पर्वत का नाम भी सौमनस है। तो गजदंत पर्वतों के नाम ज्यादा नहीं चलते, गजदंत पर्वत ही सामान्य रूप से कह देते हैं, पर वो वन का नाम ही ज्यादा चलता है। फिर है नैऋत्य दिशा में विद्युत प्रभ, ये वाले का नाम है विद्युत प्रभ। और वायव्य दिशा में जो है उसका नाम है गंधमादन, गंधमादन। ये 4 गजदंत पर्वत हैं, माल्यवान, सौमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन। ये रचना पूरी हो जाए कभी जब भी अपनी, तो आप लोग अपने विधान है, जम्बूद्वीप विधान भी है, 3 लोक महामंडल विधान भी है, और भी जो विधान है उनमें बीच बीच में ये रचनाओं का वर्णन आता है। इसमें अपने इंद्रध्वज विधान उसमें भी आएगा, और शांति विधान में भी आता है। थोड़ा सा, इतनी डिटेल में नहीं आता पर थोड़ा आता है। तो जो आप लोग वो करेंगे या पढ़ेंगे ना, तो बढ़िया लगेगा। मतलब जिन लोगों को विधान आदि का शौक है, करते हैं, तो समझ में आती है। फिर ये नाम पढ़े हैं, हाँ ऐसा है, अपने को खुशी भी होती कि हमने पढ़े हैं ऐसा करके। देखिए, तो ये माल्यवान, सौमनस, विद्युत प्रभ और गंधमादन है। इनमें जो सौमनस है, नहीं माल्यवान, माल्यवान है वो वैडूर्य मणि का बना हुआ है। माल्यवान गजदंत पर्वत जो पहले नंबर पे लिखा अपन ने, वो वैडूर्य मणि का है। फिर सौमनस, वो रजत में चांदी का है। फिर विद्युत प्रभ, वो स्वर्ण में सोने का है। और जो गंधमादन है वो भी स्वर्ण में है। फिर से बोल रही हूँ, माल्यवान वो वैडूर्य मणि का, सौमनस वो रजत का, चांदी का, विद्युत प्रभ वो स्वर्ण में सोने का, और गंधमादन वो भी स्वर्ण में सोने का है। अब ये जो पर्वत है, इनकी हाइट कितनी है कि इनकी हाइट एक सी नहीं है। एक सी नहीं है का मतलब, ये इस तरह के पर्वत हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। तो एक एक कॉर्नर तो टच हो रहा है नील पर्वत को या निषद पर्वत को, ठीक है। एक कॉर्नर तो टच हो रहा है निषद और नील पर्वत को, और जो दूसरा कॉर्नर टच हो रहा है वो हो रहा है सुमेरु को, ठीक है। तो सुमेरु पे किस जगह टच हो रहा है ये? इस सुमेरु पे नंदनवन से टच हो रहा है। नंदनवन कितनी हाइट पर है? 500 योजन की हाइट पर है। नंदनवन की हाइट है 500 योजन। और इधर इन पर्वतों की हाइट कितनी है नील और निषद की? उंगली से बता दीजिए, जीरो में अपने आप से लगा लूंगी। बढ़िया, 4-5 उंगलियां दिखिए, 4 बढ़िया, बढ़ गई हैं। 400 योजन निषद और नील पर्वत की हाइट 400 योजन है। हिमवन 100 योजन, महाहिमवन 200 योजन, निषद 400 योजन, फिर नील वापस 400 योजन। तो ये तो है 400 योजन, ये है 500 योजन।
अब अगर अब उसको कितना ऊंचा बनाए अपन, 400 योजन ऊंचा कि 500 योजन ऊंचा, कि इधर इधर से 500 योजन ऊंचा बनाएंगे तो इससे भी ऊंचा जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में कि कैसी रचना बनी है अकृत्रिम, इधर से ऊंचा जा रहा है, और उधर से नीचा कर देंगे 400 योजन तो भी अजीब सा लगेगा। तो कोई करने वाला नहीं है, अकृत्रिम रचना है। तो सुमेरु की तरफ तरफ से इसकी हाइट है 500 योजन, नंदन वन से टच है, तो सुमेरु की तरफ इसकी ऊंचाई है 500 योजन। और फिर ऐसे स्लाइड की जैसे समझ लो आप, फिसल पट्टी ऐसा कम होता हुआ इधर जब निषद और नील पर्वत की तरफ आता है तो 400 योजन की ऊंचाई उसकी है। ठीक है, सुमेरु की तरफ 500 योजन की ऊंचाई है और निषद और नील पर्वत की तरफ इसकी ऊंचाई 400 योजन है। अब इनकी लंबाई कितनी है तो वो थोड़ा आप कहें तो मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अब वो कितनी लंबाई है दी है शास्त्र में। लंबाई है 30,209 सहित 6/19 योजन। लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हाइट ही बहुत है। और ऐसे लिखने के लिए लिखना हो तो लिख लीजिए। इनकी लंबाई है 30,209 सही 6/19 योजन। अच्छा, अब ये जो बीच में ये पर्वत है और यहाँ से आ रही है नदियां, देखिए ये तो है पर्वत और ये आ रही है अपनी सीता नदी। तो ये जो सीता नदी है पर्वत के ऊपर चढ़ के जाएगी। जैसे गंगा और सिंधु नदी विजयार्थ की गुफाओं में से निकल के आई, कौन सी गुफा में से निकली थी? गंगा नदी कौन सी गुफा में से निकली है? गुफा का नाम बोलना है। बोलिए अर्चना जी। खंड प्रपात से। बहुत बढ़िया, खंड प्रपात से। और सिंधु नदी तिमिर तिमिर। सजोटस। बढ़िया। तो वो जैसे गुफाओं से निकली वैसे ही ये भी नदियां जो सीता और सीतोदा है, तो इन पर्वतों में गुफाएं हैं, गुफाओं के माध्यम से नदियां उधर दूसरी साइड में क्रॉस होती हैं। अब इन पर्वतों पर भी कूटे हैं। बोलिए जी। आपने 3 पर्वतों का ही बताया ना, कि एक तो सुमेरु पर्वत से जुड़ा हुआ है और 2 है ना नील और निषद से, चौथा? नहीं नहीं, सारे सारे ही ऐसे हैं, एक साइड से सुमेरु से जुड़े हैं, दूसरी साइड से पर्वत से जुड़े हैं, चारों ही। अच्छा चारों ही पर्वत देखिए आप चित्र में, ये इधर से अच्छा जुड़ा है, ये इधर से जुड़ा है, ये इधर से जुड़ा है, ये इधर से, ये सुमेरु से, ये पर्वत से, अच्छा, ये पर्वत। चारों पर्वत एक साइड से सुमेरु से जुड़े हुए और हाँ एक साइड से नील और निषद से। हाँ हाँ। आप लोगों ने मंदिर में देखे होंगे जो छोटे से पंचमेरु बनाते हैं उसमें तो गजदन नहीं होते, लेकिन ज्यादातर कहीं कहीं अपन यात्रा पे जाते हैं तो बड़े बड़े गजदन मेरु पर्वत वहाँ मेरु रचना होती है और उसमें गजदंत भी निकले होते हैं, पीतल के होते हैं। कहीं प्राचीन पुराने मंदिरों में आपको देखने मिलेंगे, नहीं यहाँ अपने जयपुर में है तो यहाँ बापू नगर के चितालय में भी है, लालकोटी एवरेस्ट कॉलोनी वाले मंदिर में भी है, तो गजदंत भी साथ में बने हुए होते हैं। नहीं देखे आप लोगों ने? हाथ खड़ा कर सकते हैं, देखे? नहीं देखे? 2-3 ही लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अपन बाहर यात्राओं पे जाते हैं तो वहां भी प्राचीन पीतल के कई जगह पर होते हैं, अभी पर्टिकुलर बाहर का याद नहीं आ रहा मुझे, पर ये इस तरह के बने होते हैं। तो आप अब कभी कहीं देखने में आए तो नोटिस करना, आप उधर से वहां जुड़े होंगे, इधर से नीचे होंगे, क्योंकि अब वहां निषद नील पर्वत तो होता नहीं है, पर वो कुछ डिजाइन के लिए ऐसा ज्यादा ऐसा कर देते हैं, तो वो भी उचित नहीं है। बराबर वो डिजाइन बनाने के चक्कर में उसको ऐसा करके घुमा देते हैं यूं करके। ये है। अब इसमें देखिए तो अपना समय हो रहा है, इसमें क्या है, कूटे हैं। जैसे हिमवन महाहिमवन आदि पर्वतों पे कूटे थी, वैसे ही यहाँ पर भी कूट है। जो पहला था माल्यवान, माल्यवान पर 9 संख्या सबकी अलग अलग है तो लिख लीजिए आप लोग। माल्यवान पर 9, सोमनस पर 7, विद्युत प्रभ पर 9 और फिर गंधमादन पर 7, यानी 9 7 9 7।
इस तरह से इन पर कूट है। तो कूट है तो क्या करें अपन, क्यों चल रहे हैं ये इनकी, ये हमको वंदना करनी है, हमको तो यात्रा करनी है। हम ऐसे ही कहीं नहीं जा रहे, कहीं जाते हैं किसी गली में घुसते हैं तो मंदिर होगा तो घुसेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये जो कूटे हैं, इनमें से जो सुमेरु की तरफ वाली पहली कूट है वो सिद्धायतन कूट है। उन पर अकृत्रिम जिनालय, जिनको हम गिनती में गिनते हैं, वो अकृत्रिम जिनालय उन पर है। सुमेरु की साइड वाली जो पहली कूट है, इस तरह से रचना है। अभी मैं वो पीडीएफ इसमें ले नहीं पाई, इसमें बनी हुई तो है लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको। सुमेरु की साइड वाली जो पहली कूट है या टोक है, उसका नाम, जहां भी अकृत्रिम जिनालय होंगे उनका नाम सिद्धायतन ही होगा, तो वो सिद्धायतन कूट है, उस पर अकृत्रिम जिनालय होते हैं। और बाकी जो कूट है उन पर सब व्यंतर देवों के भवन, बाकी जो 9 में से 8 बची या 7 में से 6 बची, उन सब पर व्यंतर देवों के भवन, निवास स्थान है। इस तरह से सुमेरु पर्वत संबंधी 16 कृत्रिम जिनालय, 4 वन संबंधी, और ये 4 गजदंत संबंधी 4 अकृत्रिम जिनालय। एक गजदंत पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय है, तो 4 गजदंत पर्वत एक मेरु से जुड़े हुए हैं, तो 4 अकृत्रिम जिनालय गजदंत पर्वत संबंधी। ये अपन बाद में जोड़ेंगे सब, अभी जम्बू द्वीप के पूरे हो जाएंगे तो ये सब जोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। बोलिए। मैम सुमेरु की साइड कौन सा, सुमेरु तो गोल है, तो सुमेरु सुमेरु की साइड मतलब क्या हुआ? सुमेरु की साइड मतलब ये जुड़ा है ना, ये सुमेरु गोल है, इससे ये पर्वत हाँ यहाँ से टच हो रहा है, ये पर्वत यहाँ से टच हो रहा है नहीं, नंदनवन से। आकृति जो सिद्धायतन चैत्यालय है वो बोल रही हूँ मैं, जो हाँ तो ये चैत्यालय है। पर्वत इससे टच हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर जो कूट है पहली सुमेरु की साइड, मतलब इस तरफ का कूट, यहाँ भी है, 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 सब जगह। तो इधर इधर नहीं है कृत्रिम जिनालय, इधर वाली कूट पर है, ये बताएं। मतलब चारों मैं जो पॉइंट है, चारों पॉइंट पे हाँ, है 4 चैत्यालय। मैं आपको दूसरा चित्र बना के बताती हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये सुमेरु पर्वत है, यहाँ से ये एक पर्वत इस तरह से, ये नील पर्वत है, ये ऐसा, ये जुड़ा है ना, ये ऐसा है, ये गर्जन पर्वत, ठीक है। तो ये यहाँ पर कूट है, यहाँ भी कूट है, यहाँ भी कूट है, यहाँ भी कूट है, यहाँ भी कूट है। अब किस पे है कृत्रिम जिनालय? तो ऊपर वाला। ये वाली जो है ना, इस पर है कृत्रिम जिनालय, ठीक। ये तो प्रश्न अपने को होगा ही कि जैसे अपन ने हिमवन आदि पे देखा था, तो पूर्व दिशा की तरफ जो पहली कूट थी वहां पर अकृत्रिम जिनालय था, और यहाँ पर इस सुमेरु के पास में जो पहली कूट तो है, चारों ये सुमेरु के चारों पास ही गजदंत कहलाएगा में, ना, सुमेरु से जुड़ा। चारों गजदंत में चारों में, होंगे। इधर वाले में यहाँ पर है, इधर वाले में यहाँ पर है, इधर वाले में यहाँ पर, चारों जो टच हो रहे सुमेरु की हैं तरफ। गजदंत पर्वत जिस हाँ साइड से। हाँ, उसके पास में जो पहली कूट आएगी, एकदम सुमेरु के ऊपर टच होती भी नहीं है कूट, लेकिन सबसे पहली जो सुमेरु के पास में आएगी, उस पर कृत्रिम जिनालय पाया जाता है। अब ये कूटों के साइज भी, क्योंकि ये है ना, इसका साइज भी इस तरह से घटता हुआ है, क्योंकि यहाँ हाइट भी कम हो रही है और इसकी शेप भी थोड़ी ऐसी हो रही है, तो ये मतलब बीच कूटे में, भी यहाँ, इधर वाली कूटे बड़ी है साइज में, इधर वाली कूटे जो व्यंतरों के भवन है वो साइज में थोड़े छोटे हैं, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो रहा है उस मतलब हिसाब से। गजदंत पर्वत बीच में तो सकड़े हैं और ऊपर नीचे चौड़े हैं, ऐसे है, ऐसे ही हो गया। बीच में सकड़ा नहीं, हाइट ऊपर नीचे से तो हाइट में कमी नहीं हो रही है, नीचे से बीच ऊपर। में हाँ बीच में, क्योंकि इधर से, इधर 500 योजन की हाइट है, इधर 400 योजन की हाइट है, वो हाइट में फर्क है, ठीक है। चौड़ाई में अंतर नहीं बताया, लंबाई बताई है, चौड़ाई थोड़ी इस तरह से कम हो रही है, जो उसका आकार दिया जाता है तो वो चौड़ाई उसकी कम हो रही है। और मैं देख लूंगी विशेष उसका नाप अगर देखने में आएगा तो। बोलिए रजनी। चौथे पर्वत का नाम क्या बताया आप? गंध क्या है? गंध आगे? गंधमादन। गंध मारगंध। मारदन नहीं, गंधमादन। मादन। हाँ, तो इस तरह से
ये सुमेरु संबंधी 16 और गजन संबंधी 4, तो ये कुल मिला के 20 ये हो गए। और 6 देखे थे हमने कुलाचलो संबंधी, और 34 कर लिए हैं हमने। कौन से 34 कौन से किए हैं? बढ़िया, विजयार्थ संबंधी 34। इतने अकृत्रिम जिनालों की वंदना हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे जम्बू शाल्मली वृक्ष संबंधी अगली क्लास में, और सोमनस वन का नहीं, भद्रशाल वन का भी थोड़ा वर्णन देखना है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलिए भाई साहब। इसका मतलब नंदन वन के जिनालय की वंदना करने जाएंगे तो पास में ही गजन पर्वत के जिनालय हैं, उनकी भी वंदना हाँ साथ साथ हो जाए। हाँ, इसीलिए पास में, बिल्कुल। दीदी चारों गजगन पर्वत के पहले उसका नाम सिद्धार्थन है, चारों का सिद्धार्थन होगा। हाँ, जो भी अकृत्रिम जिनालय वाली खूंटे हैं उनका नाम सिद्धार्थन ही होता है। उसके बाद सभी में व्यंतर है। उसके बाद जो भी है, हाँ, जैसे 9 है तो 8 में व्यंतर है, 7 है तो 6 में व्यंतर है। व्यंतरों के उनके नाम अलग अलग हैं सबके कूटों के, लेकिन वो मैंने नहीं बताया आपको। उनके नामों से अपने को मतलब भी नहीं है क्या क्या नाम है कूटों के, ठीक है। और विशेष शब्द ये हैं त्रिलोकसार। मैंने इसलिए आप लोगों को थोड़ा ग्रंथ खोल के भी दिखाया है कि आप लोगों को जिज्ञासा उत्पन्न हो, और पढ़ने की तो पढ़ें जरूर से। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सुनीता आंटी आप पढ़िए। मंडे को क्लास नहीं रहेगी, खैर तत्वार स्तुति की तो है भी नहीं, और रक्षाबंधन है तो क्लास नहीं रहेगी मंडे। बातों में आवे ना जग की पिता, चमत्कार लकर नहीं मूड़ी होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय सबकी बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भावे मन में भी आवे कभी, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वाग्नि शासन जयवंत वर्ते, निर्भ्रांति शासन जयवंत वर्ते।